डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के विषय में जानेंगे। अब प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक जो शब्द हैं उनके अर्थ समझते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो चर दे रहा है, तो दो चर का मतलब इस समीकरण में देख रहे हैं कि यहाँ x और y ये दो चर हैं, तो ये दो चर हो गए। रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि चर पर घात एक होना चाहिए। तो x और y दोनों पर कुछ भी घात नहीं है। जब कोई घात नहीं रहता है, इसका डिग्री कोई नहीं रहता है, तो घात एक माना जाता है। और जब घात एक रहता है तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x और y दो चर राशियाँ हैं, दो चर हैं, और ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इन पर घात एक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पे हमें एक रैखिक समीकरण नहीं, समीकरण का युग्म जानना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब कम से कम दो, मतलब दो होता है समीकरण, इसे कहते हैं युग्म। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे आप जूनियर कक्षाओं में पढ़े होंगे, ये क्लास 8 में दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस 5 को इधर लेके आएँ, तो जब 5 को इधर लेके आएंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको प्राप्त होगा। ये देखिए 5 को हमने इधर ला दिया तो ये निगेटिव हो गया। अब इसका मानक रूप जो होगा समीकरण का वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0। रियल में होता है ax प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a1 b1 और c1 लिखने का मेरा सेंस ये है कि हम समीकरण का युग्म पढ़ रहे हैं। तो समीकरण का युग्म का मतलब कि अगर पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 है तो दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0। तो ये दो समीकरण, यहाँ पे हमने दो समीकरण एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। अब इनके बराबर के जो राइट हैंड साइड में 5 और 4 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो पहला समीकरण का जो 5 इधर प्लस था इधर आया माइनस हुआ। तो यहाँ से इस समीकरण से तुलना करेंगे, तो समीकरण से तुलना करेंगे तो आपका देख रहे हैं कि ये a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, b1 का वैल्यू हो जाएगा -3 और c1 का वैल्यू हो जाएगा -5। अब यहाँ पे एक और पॉइंटेड बात है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। यहाँ पे कंडीशन लिखा गया है कि a1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे अगर a 0 हो जाएगा, a 0 का मतलब कि x वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो जब x वाला पूरा 0 हो जाएगा तो केवल y बचेगा और कांस्टेंट बचेगा। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पढ़ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। इसलिए x और y के गुणांक शून्य नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि a2 और b2 का भी मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें से किसी भी एक का मान शून्य हो जाता तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण न होकर एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, का मानक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल हम लोग लगाएंगे। तो पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस सवाल को हमें बीजगणितीय
रूप में लिखना है तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। अब इसमें दो स्थिति बन रहा है। पहले स्थिति में आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले वाली बात कह रहा है। तो उस स्थिति में 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 वर्ष छोटा था, मतलब आफ्ताब की उम्र से उसकी पुत्री जो थी, ये मान लीजिए आफ्ताब हो गया। तो वर्तमान आयु ये है। तो अगर वर्तमान आयु ये है तो 7 वर्ष पहले अगर आफ्ताब की आयु निकाला जाए तो इसमें से 7 वर्ष कम हो जाएगा। वैसे ही 7 वर्ष पहले अगर पुत्री की आयु निकाला जाए तो ये भी 7 वर्ष पहले ये y-7 होगा। अब कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु जो थी उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो अगर पुत्री की आयु में हम 7 का गुणा कर दें तो आफ्ताब की आयु के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से पहला समीकरण बना देंगे कि x-7 इज इक्वल टू 7 y-7। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो x-7 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको इधर करते हैं तो इधर प्लस है तो इधर माइनस आया। ये है आपका 49, 7 इधर आएगा प्लस, तो 49 में से 7 निकल जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण बनाते हैं। तो सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो x+3 तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु हो जाएगा y+3। अब 3 वर्ष बाद जो पुत्री की आयु का इसकी आयु 3 गुना रह जाएगा। तो पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर देंगे तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण बना लिए कि 3 + x इज इक्वल x+3 इज इक्वल टू y+3 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 गुनी आयु, तो इस प्रकार हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये 9 है, 3 इधर आया तो -9 में से 3 निकल जाएगा, 6 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है। तो बीजीय जो निरूपण है वह पहला इक्वेशन का हो जाएगा। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें ग्राफ द्वारा दिखाना है कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा। तो पहले समीकरण को दिखाते हैं। तो x-7y इज इक्वल टू -72 है। हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये -72 उतार देंगे और ये यहाँ पे -7y है तो इधर है तो +7y हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ x और यहाँ y दो कॉलम बना लेंगे। अब यहाँ पे हम y का वैल्यू 5 रखेंगे। अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 5 इसलिए रख रहे हैं कि यहाँ पे 5 रखने पर इसका जब घटाया जाए मान तो ये 5 और 7 आ रहा है, ये कम से कम है। अगर मान लीजिए कि 35 आएगा तो लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सोचा ये जाता है कि छोटे छोटे अंक हैं जिसको आसानी से खींचने में सुविधा रहेगी ताकि ग्राफ बड़ा नहीं बनेगा। तो 5 रखेंगे y के जगह पे, तो 5 7 35 होगा। 42 में से 35 घटा देंगे, -7 आएगा। अब y की जगह पे 6 रखते हैं। तो जब y की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 6 42, 42 में से 42 गया 0, तो x का मान आ गया आपका 0। वैसे ही जब 7 रखेंगे तो 7 7 49 में से 42 गया तो ये हो जाएगा +7। तो ये एक कॉलम हो गया। अब वैसे ही दूसरे इक्वेशन का बना लेंगे।
दूसरा इक्वेशन दिया है x -3 y इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू -3y इधर आया तो प्लस। अब इसमें भी कॉलम बना लेंगे इस प्रकार, y का मान यहाँ -1 रखते हैं, तो 3 में -1 का गुणा तो -3, तो 6 में से -3 निकल गया, ये 3 हो जाएगा। अब -2 रखेंगे तो 3 दूना 6, तो 6 में से 6 गया 0 हो गया, तो x का वैल्यू 0 हो गया। ऐसे ही -3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा -9, -9 में से 6 गया 3। अब इसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं, तो ग्राफ पे दिखाने के लिए हम लोग पहले ऐसे ग्राफ बना देते हैं। ये अपना x अक्ष है, तो ये x डैश, ये y अक्ष है, ये y डैश है। मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो है वो प्लस होता है, बाएं तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब यहाँ पे हमें दिखाना है, तो दिखाना है तो पहला वाला देख रहे हैं आप कि ये दे रहा है y पर 5, तो यहाँ देखेंगे -7 है, x पर -7 है, तो यहाँ x पे -7 और y पे 5, तो ये y पे 5। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये a हो गया, -7 और 5 हो गया। वैसे ही 6 और 0, तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा। तीसरा 7 7, तो यहाँ 7 है और इधर से 7 लेंगे तो यहाँ आएगा। तो ये 3 पॉइंट हमने जो यहाँ निकाला है उसको दर्शा दिया। अब इसको मिला देंगे तो यह रेखा होगा, यह पहले समीकरण x -7y इक्वल टू -42 को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार इससे ये रेखा खींचेंगे, तो खींचेंगे तो पहले हम दिखा रहे हैं -1 3 और -1, तो x पर 3 और y पर ये -1 हो गया, तो ये D पॉइंट हो गया। उसके बाद दिखा रहे हैं 0, x पर 0, तो x पर 0 और y पे 2, तो ये बिंदु हुआ E हुआ। और उसके बाद से -3, तो इधर से ये -3 और इधर से ये -3, इसको खींच देंगे, एक लाइन ये हो गया। तो ये ग्राफीय निरूपण हुआ। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक बल्ला और तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय द्वारा तथा ग्राफीय रूप द्वारा व्यक्त कीजिए। तो ये आपका बैट और ये बॉल है, इसमें भी 2 कंडीशन है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य y है। तो 3 बैट खरीदा है तो 3x हो जाएगा, प्लस 6 बॉल खरीदा गया है तो 6 गुणे y, तो टोटल मूल्य हो जाएगा 3900। अब इसमें देख रहे हैं दोनों में 3 कामन है, 3 कामन ले लेंगे और इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा x + 2y = 1300। ये पहला समीकरण हो गया। सेकेंड कंडीशन में कहा जा रहा है कि एक बैट और 2 बॉल का जो मूल्य है वो 1300 है, तो 1 गुणे x + 2 गुणे y = 1300। तो ये हो जाएगा x + 2y = इतना। दोनों समीकरण बराबर ही है, एक जैसा ही है, तो दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा वो एक ही लाइन पे आएगा, अर्थात ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा को व्यक्त करेंगी, संपाती होंगी। अब इसको हम बीजीय गणित के रूप में समझ लिए कि x + 2y = 1300 और x + 2y = 1300। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब ग्राफ द्वारा इसे समझते हैं। तो ग्राफ द्वारा समझने के लिए x का मान निकालते हैं, 2y को इधर करेंगे तो ये -2y हो गया।
अब y का मान हम अपनी तरफ से रखते हैं, तो y का मान जैसे 200 रखेंगे तो 200 में 2 का गुणा करेंगे 400, 1300 में से 400 निकल जाएगा, 900 बचेगा, मतलब यक्स का वैल्यू 900 आएगा। ऐसे ही 300 रखेंगे तो 3 दूना 6, इसमें से तो ये 700 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे y का मान 400 रखेंगे तो 4 दूना 800, तो 1300 में 800 निकल गया, ये 500 आएगा। अब कुछ पैमाना मान लेते हैं, ये ज़्यादा हो रहा है, यहाँ लिखने में असुविधा हो रहा है, तो हम मान लेते हैं एक खाना बराबर 100 रुपये। तो ये 1 है तो 100, ये 200, ये 300, ये 400, जगह कम है इसलिए हमने पैमाना मान लिया है। ऐसे कर देंगे। पहले हम दर्शाते हैं ये